नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और हमेशा की तरह हमके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर बातचीत होती है निवेश को लेकर, निवेश के विकल्पों को लेकर और आपके आर्थिक लक्ष्यों को लेकर। जिंदगी के अहम फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जिनके बारे में सोचना, प्लान करना। कुछ छोटे मोटे बीच बीच में आते रहते हैं जिनके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन उस बीच एक सच्चाई ये भी है कि बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल हमेशा बना रहता है। और अब की बार जो हेडलाइन में है वो है रुपए की कमजोरी। तो अगर आपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने भेजना है या खुद घूमने फिरने जाना है तो समय आ गया है कि आप इस गोल पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, इसको रीवर्क करना शुरू कर दें। और अगर रीवर्क करने का टाइम नहीं है तो जेब थोड़ी सी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। उपाय तो यही बचता है। लेकिन चलिए तैयारी कराते हैं आपको इस तरह के उतार चढ़ाव से बचने की। हमारे साथ पंकज मटपाल जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, जो आज आपकी सहायता करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बहुत सवाल आए हैं और सवालों में अहम गोल अक्सर यही देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का होता है। तो आज उन सभी माँ बाप को हम थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग करवाने की सलाह देंगे, जो कि हमेशा से हम देते ही हैं। बट हाँ, रुपए की उतार चढ़ाव, रुपए की कमजोरी, डॉलर में अगर आपका खर्चा बढ़ेगा तो किस किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, इस संदर्भ में भी आप जवाब दे दीजिएगा। राधेश्याम जी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। पहले लखनऊ से सवाल लिख रहे हैं, 6 एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, 9,500 रुपए, 9,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। और 36 साल की उम्र है इनकी। फिलहाल 2 करोड़ का टारगेट 20 साल में। फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है स्मॉल कैप निपॉन इंडिया का, मिड कैप है एचडीएफसी का, कॉन्ट्रा है एसबीआई का, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है। और अपने फंड मिक्स को लेकर आपसे सलाह चाहते हैं। कविता जी नमस्कार। देखिए, अभी आपने बात की कि डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी, और ऐसे में स्पेशली लॉन्ग टर्म की बात होती है। हालांकि यहाँ पर राधेश्याम जी ने ये नहीं बताया कि क्या उनका गोल है। बट अगर किसी का बच्चों के एजुकेशन का गोल हो लॉन्ग टर्म में, उन्हें डेफिनेटली, ऐसे तो हम बात करते ही हैं कि इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना चाहिए। बट स्पेशली जब बात हो एजुकेशन की और आप ये सोचते हो कि बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए, तो आपको वैसे भी हम अगर बात करें 6% महंगाई दर की, एजुकेशन में 10 से 12% महंगाई दर देखी जाती है। और अगर हम ये जो रुपये की कमजोरी, इसको भी ध्यान में रखें, तो आपको करीब 15% के हिसाब से गणना करनी चाहिए जब फ्यूचर के लिए आप गोल सेट करते हैं। और यदि हम बात करें कि अभी इस वक्त पर किसी को अपने बच्चों को भेजना हो पढ़ाई के लिए बाहर, और जब ऑलरेडी आपने कुछ टारगेट सेट किया हुआ था, उतना पैसा जोड़ भी लिया था, तो शायद ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में आपको थोड़ी बजटिंग करनी होगी। पर फ्यूचर की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, पहली बार नहीं है। ये हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है कि हमने देखा है कि रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहता है। तो ये एक लर्निंग है। इस वक्त पर 91 रुपये पर हम डॉलर देख रहे हैं। तो राधेश्याम जी के क्वेश्चन के बारे में कविता जी मैं कहूँ कि अगेन, अगर मैं सिर्फ 6% की महंगाई दर भी मानकर चलूं जनरल, तो 2 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल के बाद करीब 62 लाख की ही रह जाएगी। तो टारगेट जब सेट करें तो इस बात को ध्यान रखें। और राधेश्याम जी ने 2 करोड़ आज के संदर्भ में कहा है, तो फिर फ्यूचर में 2 करोड़ नहीं रहेगा, आपको टारगेट बढ़ाना चाहिए। बट अगर 9,500 की जो एसआईपी चल रही है, उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर ये निकल कर आती है करीब 87 लाख रुपीज। और यदि 10% से स्टेप अप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तो उन्हीं 20 साल में करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। पर फिर भी जो 2 करोड़ आप लेकर चल रहे हैं, उतना भी यहाँ पर मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको एसआईपी अमाउंट 10% से तो बढ़ाना ही चाहिए। पर 20 साल में क्योंकि लंबी अवधि है, जितना अधिक हो सके साल दर साल से बढ़ाते रहें, ताकि आप अपना जो गोल है सिर्फ 2 करोड़ नहीं बल्कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 करोड़ अचीव कर सकें। स्कीम बहुत अच्छी है पोर्टफोलियो में। अमाउंट बढ़ाना हो यदि एसआईपी का, तो मैं कहूंगा कि इमीडिएटली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड, इन दो स्कीम्स में एसआईपी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। चलिए, बहुत ज़रूरी है एसआईपी को स्टेप अप करना। इस निवेश से जो है कि अगर अमाउंट इतना ही रहता है तो आप शायद उतना कॉर्पस उस समय में इकट्ठा नहीं कर पाए, ड्यूरेशन थोड़ी शायद आपको बढ़ानी पड़े। लेकिन हाँ, स्टेप अप करना एक अच्छा विकल्प ज़रूर बन सकता है। रोहित राव जी का हम सवाल लेंगे पंकज सर। और 24,000 की एसआईपी इनकी चल रही है, 22 साल तक इनको निवेश भी करना है।
और लॉन्ग टर्म है इनका भी इन्वेस्टमेंट। इनकी कुछ एसआईपीज चल रही हैं 6 फंड्स में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू रिटायरमेंट इनके पास है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप, सभी में 4,001 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। 34 ईयर्स के हैं और जिस तरह से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, लुक्स लाइक अ रिटायरमेंट गोल पोर्टफोलियो। कितना बेहतर हो सकता है? देखिए बहुत यंग है, बहुत लंबा समय है। यदि बात की जाए 22 साल की बात कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि इतनी लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट गोल हो सकता है, लेकिन इनके गोल डायनेमिक रहेंगे यदि, क्योंकि एज जिस हिसाब से है, आने वाले समय में बहुत सारे मतलब शायद इनकी जो इच्छाएं हैं उसमें भी बदलाव हो सकता है, जरूरतें भी बदल सकती हैं। बट अगर अगेन मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर कैलकुलेट करूं तो 22 साल में 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं 24,000 की एसआईपी से। और यदि भी 10% से स्टेप अप करेंगे तो 22 साल में करीब 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि है तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और स्टेप अप का फायदा लंबी अवधि में ज्यादा मिलता है। तो यहाँ 22 साल में अमाउंट डबल हो सकता है बिना एसआईपी के, जितना हो सकता है उसके मुकाबले। दूसरी बात, पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन लंबी अवधि की बात कर रहे हैं और एसआईपी के जरिए निवेश की बात कर रहे हैं। गोल्ड फंड ऐड किया जा सकता है जो इनके पोर्टफोलियो को फर्दर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में ये बदलाव और डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। निवेश बढ़ाने की भी आपको ज़रूरत है। कॉर्पस आपको जो इकट्ठा करना है, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में सोच लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अप्रोक्सीमेट कितना आपने बताया ये इकट्ठा कर पाएंगे सर? बिना स्टेप अप के 24,000 की एसआईपी से 3 करोड़ रुपया, और ये 10% का स्टेप अप करते हैं तो 6 करोड़ रुपए। तो चलिए, यहाँ पर स्टेप अप करें तो ज़्यादा भी इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जब जब मुमकिन हो सके आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप निवेश को बढ़ाएं। और लमसम भी करना चाहते हैं तो क्या इसी फंड में करें सर? बिल्कुल, अच्छे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में, इन्हीं फंड्स में सभी में इन्वेस्ट किया जा सकता है जो ओके भी ओके। फंड्स हैं। और स्पेशली इस वक्त के हिसाब से हम बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में उसमें ऐड कर सकते हैं इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें ऐड किया जा सकता है। और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, ये भी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट का एक ही ये है लिमिटेशन कि इसमें लॉक इन होता है, तो इसमें उतना ही पैसा रखें जो स्पेशली आपको रिटायरमेंट के लिए ही रखना है। अदरवाइज जो बाकी दूसरे फंड्स हैं जहां पर कोई लॉक इन नहीं है, जरूरत पड़ने पर निकाला भी जा सकता है पैसा, उन फंड्स में बढ़ाएंगे तो वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और राइट, चलिए, बढ़िया है। पंकज सिसोदिया साहब अगला सवाल कोलकाता से पूछ रहे हैं सर आपके लिए। 36 साल की इनकी उम्र है, 10 साल तक निवेश करेंगे, टारगेट 1 करोड़, क्योंकि बेटी को पढ़ाना है, उसके बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इनको पैसे इकट्ठा करने हैं। अभी तक पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी लगभग 1,45,000 रुपए है। और बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का मल्टी कैप कोटक का है। और 35,000 से एसआईपी करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बोल रहे हैं कि हाई रिटर्न्स का इनको कोई पोर्टफोलियो चाहिए। अब बिटिया को विदेश में पढ़ाना हो तो अब ऑलरेडी 1 CR है 10 साल के बाद, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आप टारगेट, रुपए के डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए? तो बेटा देखिए, अगेन अगर सच में इन्हें अपने बच्चे को बाहर भेजना है और हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की इन एजुकेशन प्लस रुपी डेप्रिसिएशन, तो इससे जितना भी ये टारगेट करके चल रहे हैं 1 करोड़ रुपया, अगर ये मन में ये है कि आज की तारीख में अगर भेजना होता तो 1 करोड़ लगता, तो आज से हाँ। 10 साल के बाद में भेजना है तो 3 करोड़, 3 करोड़ 4 करोड़ का टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब ओके। से। बट यस कविता, ये हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता है कि सडनली आपने इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ा दें, क्योंकि यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो अभी 1,45,000 की वैल्यू है पोर्टफोलियो की, इन्होंने बताया है, और 35,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर 83 लाख रुपीस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर 10% स्टेप अप करेंगे तो इन्हें 1,20,00,000 रुपए इकट्ठा इनके पास हो सकते हैं। तो 1,20,00,000 तो ठीक है, 10% स्टेप अप किया जा सकता है, लेकिन आपको 3 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठा करना है तो अमाउंट बहुत बढ़ाना होगा। तो इसके लिए जितना अधिक हो सके उतना करें। बट यस, पंकज सिसोदिया के लिए भी और बाकी व्यूअर्स के लिए भी, जैसा आप भी कह रही हैं, ये बात बिल्कुल समझना जरूरी है कि एजुकेशन और स्पेशली जब आप बाहर भेजते हैं बच्चों को, तो ऐसे में आपका जो टारगेट है वो इन बातों को ध्यान रखते हुए सेट किया जाना चाहिए। और पोर्टफोलियो अग्रेसिव है,
लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव इन्वेस्टर आप हैं, एक बात मन में रखिए कि जिस तरह का पोर्टफोलियो जहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन काफ़ी है, पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो अगर 10 साल का टारगेट है, पहले 5-6 साल आप इन फंड्स में बने रह सकते हैं। लेकिन जब आप गोल के नज़दीक आ जाएँ, तब ज़रूर कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो का जो एग्रेशन है, वो थोड़ा कम करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब ज़रूरत है, उस वक़्त अगर करेक्शन आता है मार्केट में और इस तरह के में ज़्यादा गिरावट आती है, तो फिर वहाँ पर थोड़ी-सी गोल अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल के हिसाब से आपके स्वभाव के हिसाब से आप इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन अगले 5-6 साल के बाद में डेफिनिटली थोड़ा-सा पोर्टफोलियो का अग्रेशन कम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और फिलहाल के लिए भी मैं कहूँ अगर थोड़ा पैसा बढ़ाना हो, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका इन्वेस्टमेंट मोस्टली लार्जली लार्ज कैप में है, आप उसमें एसआईपी अमाउंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए, और सिसोदिया साहब, अच्छा है कि बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में आप सोच रहे हैं। अधिकतर माता पिता का पहला और इम्पॉर्टेंट गोल यही होता है, लेकिन उसके अलावा आपको अपने बारे में भी सोचना है और रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल और इम्पॉर्टेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट, यही सारे गोल्स हैं जो अहम होते हैं, और इसके लिए अगर सही समय आपने शुरुआत कर ली तो आपको एक लंबा समय मिलता है पैसे जुटाने के लिए, और यहीं पर इक्विटी जैसी एसेट क्लास का बखूबी फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल, कोई अगर और भी सवाल पूछना हो आपको तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लगातार पे फ्लैश हो रहा है। और यूट्यूब पर भी अगर देखते आए हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं, क्योंकि वहां से भी हम दर्शकों के सवाल शो में शामिल करते हैं, उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। पंकज सर, आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भेजा है हरजीत सिंह जी ने पंजाब से। और सर, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी पर। तो देश की वन ऑफ द लीडिंग एएमसीज है, बढ़िया फंड हाउस है, और बढ़िया फंड मैनेजर, सालों साल इनके फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स भी जो हैं वो कमा कर दिए। लेकिन सर, इनके पास एक नहीं 5-5 फंड्स हैं इस एएमसी के। इनके पास मल्टी एसेट, इक्विटी, डेट, इंडिया अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, स्मॉल कैप, ये सारे फंड्स आईसीआईसीआई प्रू के हैं। उसके अलावा इन्होंने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप ले लिया है कोटक का, फ्लेक्सी कैप ले लिया है पराग पारेख का, और निपॉन इंडिया निफ्टी मिड 150 इंडेक्स भी ले लिया है। सिर्फ 27,000 की एसआईपी के लिए इनके पास 8 फंड हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने बातों में आके लिए हैं या इनका आईसीआईसीआई बैंक में खाता, क्योंकि अधिकतर समय पाया यही जाता है कि अगर जिस भी एक एएमसी का हो, और खासतौर से वो एएमसी बैंक वाली भी हो, तो खाते होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होता है, और वहां पर हम देख लेते हैं कि वो बटोरते जाते हैं। बट बहरहाल, विश्वास एक एएमसी पर अपनी जगह है, और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होना एक अपनी जगह है। एएमसी का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों होता है? स्कीम्स में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में तो हम डाइवर्सिफिकेशन अक्सर समझाते हैं, फंड हाउसेस में क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए? और एएमसी तो बड़ी नामी देश की टॉप 3 फंड हाउसेस में से है, पंकज सर। बिल्कुल, देखिए सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको अलग-अलग फंड हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने देखा होगा हर फंड हाउस की फिलॉसफी होती है। कोई फंड हाउस ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड होता है, तो कोई ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और हालाँकि हम अगर बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हैं। फंड मैनेजर्स, क्योंकि कोई भी मैनेजर यहाँ पर एक लिमिटेड पोर्शन ही मैनेज करता है, तो ऐसा नहीं कि जो टोटल एसेट है उसे कुछ ही फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स की टीम है जो मैनेज करती है। फिर भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर फंड हाउस की एक फिलॉसफी होती है, एक स्टाइल होता है। तो जब आप अलग-अलग फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक जो फंड हाउस की जो फिलॉसफी है इन जनरल, उसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो इसलिए हमेशा ये सही रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें 27,000 रुपीज के लिए 8 स्कीम्स वैसे भी बहुत ज्यादा है। अगर आप 8 फंड हाउसेस की स्कीम्स लें, तो मैं कहूंगा कि 8 स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है, वो भी कम करना चाहिए। उसके अलावा फिर 8 में से 5 आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ली हैं, तो वो भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वो बिल्कुल आपको कम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्कीम्स की बात कर लें, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अब निकल जाना है, अमाउंट कम करना है। बट एक तो यहाँ पर जैसे आपके पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, एक थीमेटिक फंड है। हम जानते हैं जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, ये एक दायरे में काम करते हैं, यानी कि एक टाइम में ये आउट परफॉर्म करेंगे ब्रॉडर मार्केट को, लेकिन सही टाइम पर एंट्री होनी चाहिए, सही टाइम पर एग्जिट होना चाहिए। तो आपके एक कोर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। इस तरह के फंड
एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो टैक्टिकल एलोकेशन के तहत आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो कब निकलना है, कब रहना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि ये हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, तो मैं कहूंगा कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में एसआईपी रोक दें। उसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि हाइब्रिड फंड है, उसमें भी एसआईपी रोक दें। और आप क्या करें, ये जो एसआईपी चल रही है 2 स्कीम्स में, इसके पूरे पैसे को ऐड कर दें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में। तो आपको डेट भी मिल जाएगा, इक्विटी भी मिलेगा और गोल्ड भी मिलेगा उसमें। तो वो फंड में, उस फंड में आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ फंड्स कम हो जाएंगे। जो पहले से इन्वेस्टेड पैसा है उसे निकालने की जल्दी ना करें, क्योंकि स्कीम ऐसी कोई खराब नहीं है। तो आप अननेसेसरी एग्जिट लोड पे करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो लमसम को रहने दे, जो इकट्ठा हो गया, आगे की एसआईपी 2 स्कीम में बंद की जा सकती है। आपको पिताजी बात करते हैं टारगेट की, तो देखिए 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, पर 27,000 की एसआईपी से मैंने कैलकुलेट किया 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर, तो 10 साल में 60 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो इन्हें 12 से 13% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल, ताकि ये 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए। तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं है। अगर 10 साल की बात की जाए तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दें तो टारगेट भी अचीव हो सकता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपने सलाह दे दी, लेकिन कुछ व्यूअर स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी सीख छुपी होती है इन सवालों में भी। तो क्योंकि हम एएमसीज की बात कर रहे हैं और हम बड़ी एएमसीज की बात कर रहे हैं, बड़ी एएमसीज के जो फंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं पंकज सर, उनका जो एयूएम होता है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है, भारी भरकम एयूएम का अमाउंट होता है उनका। अब ऐसे में किसी भी फंड का अगर एयूएम ज़्यादा हो जाए, अब आईसीआईसीआई प्रू एएमसी को ही अगर हम ले लें, अधिकतर फंड्स हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे एयूएम पर हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर्स के पास बहुत एसेट्स होते हैं संभालने के लिए। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बड़े फंड हाउसेस को ऐसे में मिल पाती है? फंड मैनेजर्स किस तरह के कॉल ले सकते हैं? इनको अगर हम आजकल की जो बुटीक एएमसीज आ रही है उनके तुलना करें, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना फंड मैनेजर्स के पास एक्सपेरिमेंट करने की, कॉल्स लेने की, नहीं? बिल्कुल, देखिए बड़ा पैसा है, तभी अगर अपॉर्चुनिटी आती है एनकैश, तो तभी करेंगे ना, पैसा होगा। हाँ। लेकिन एक कंसर्न जो हमेशा रहता है वो होता है लिक्विडिटी का, कि अगर बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा निकलेगा, तो क्या आप स्टॉक्स को सेल कर पाएंगे? ये हमेशा व्यूअर्स या इन्वेस्टर्स पूछते हैं। पर मैं बता दूं कि एएमसीज, देखिए अगर फंड हाउस के पास बड़ा पैसा है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आप देखते हैं कि काफी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, साइज बड़ा है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो फंड हाउसेस या फंड मैनेजर समझते हैं कि उन्हें रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो एक तो बात यह है कि बड़ा पैसा होगा तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको एंकर बुक की बात करें, आईपीओ की बात करें, तो पैसा होगा तो ही आप इस तरह की कॉल ले सकते हैं। और अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट में भी तब ये पॉसिबल है, पैसा होगा तब कर सकते हैं। ओनली थिंग, अगर पैसा बहुत ज्यादा, कोई आप पोर्टफोलियो देखें कि फंड का साइज बड़ा है लेकिन स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है बहुत कम है, और स्पेशली वो बात हो रही होगी स्मॉल कैप की, मिड कैप की, तब थोड़ा सा आपको वहां पर रिस्क दिखाई देता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमोद धुमार का सवाल लेते हैं। पुणे से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 23 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्होंने की है, और फंड सही है या नहीं, इनको 23 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करने हैं। फिलहाल इनका जो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख का है। आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी का, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप इनके पास है। 27,000 की एसआईपी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से एसबीआई मिड कैप के फंड्स की परफॉर्मेंस से ये खुश नहीं है, पूछ रहे हैं कि क्या इसको बदल देना चाहिए या इसमें निवेशित रहना चाहिए। चलिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो इन्होंने अच्छे ही फंड्स रखे हैं, मेरे ख्याल से कैटेगरी के टॉप लीडर्स को ही शामिल किया है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। और एसबीआई मिड कैप फंड एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, शायद उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया था। पिछले कुछ समय से डेफिनेटली एक तो मतलब हम देख रहे हैं कि मिड कैप में करेक्शन भी काफी हुआ है। एग्जैक्टली, और सेक्टर भी परेशान है। हाँ, राइट। हाँ, और बिल्कुल, और उसी बीच में इस फंड की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें पीयर के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी सी अच्छी नहीं रही है। पर मुझे उम्मीद है कि ये फंड आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पर आप बिल्कुल इसमें अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिल सकता है।
तो किसी भी फंड के बारे में कहा जाए कविता, तो ये हमेशा हम देखते हैं कि हर फंड हमेशा नंबर 1 पोज़ीशन पर या टॉप 5 में नहीं रह सकता है। तो फंड हाउस कैसा है, ओवरऑल जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो स्टे इन्वेस्टेड, ये मेरा सजेशन है। अब बात करें यदि हम टारगेट की, बहुत लंबा समय है 30 साल का। 27,000 की एसआईपी, अगर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलें, तो 6 करोड़ 31 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि इनके पास 20 लाख रुपया लमसम भी है। वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो लमसम अमाउंट अभी है और प्लस जो एसआईपी कर रहे हैं 6 करोड़ 31 लाख, और टारगेट 5 करोड़ का था, उससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा प्रमोद जी को कि अगर आप 22-23 साल की बात कर रहे हो तो 5 करोड़ नहीं रह जाता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। 6 करोड़ 31 लाख भी सफिशिएंट नहीं रहेगा अगर रिटायरमेंट की बात हो रही है और 23 साल के बाद की। बट एनीवे नंबर जो आ रहा है वो 6 करोड़ 31 लाख आ रहा है, और 10% से यदि स्टेप अप कर ले, जो कि अब 30 साल की बात करें तो बिल्कुल मुमकिन लगता है। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 30 साल के बाद आपके पास 10 करोड़ 63 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। और मैं कविता जी अभी जो बोल रहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है, वो बोलूं तो अगर 5 करोड़ की हम बात करें ना, तो आज से 23 साल जो बात कर रहे हैं, 5 करोड़ की वैल्यू 6% की महंगाई दर मानकर चलें तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास रह जाएगी। तो इसलिए लंबी अवधि की बात कर रहे हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पर बहरहाल इनकी जो प्लानिंग है वो सही है, और ये करीब 10.5 करोड़ 11 करोड़ के आसपास की उम्मीद रख सकते हैं। अगर स्टेप अप करेंगे 10% से, ये जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल श्रीनिवास राव जी का लेंगे। 43 इयर्स ओल्ड और इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है 2 साल से ही। कुछ फंड्स जहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी भी है इनके पास पोर्टफोलियो में, उसमें लगभग 7 फंड्स इन्होंने अपने जो है हमें दे के रखी हुई है डिटेल्स, और उसी को लेके सवाल भी इनके पास इन्होंने पूछे हुए हैं हमसे। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, डीएसपी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, जेएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है। 40,000 तक अपनी एसआईपी करना चाहते हैं ये। सीआर इन 12 ईयर्स इनका टारगेट है, और यही पूछ रहे हैं कि फंड्स भी क्या कम करने की ज़रूरत है। पंकज सर। देखिए फंड्स तो ज्यादा हैं, लेकिन अभी कम करने हो तो सभी फंड्स अच्छे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से आप निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में काफी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, और लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में अलग अलग आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी रोकी जा सकती है, और उसके अलावा बाकी सभी फंड्स में आप बने रहें। दूसरी बात ये है कि आपने लमसम पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और साथ में 35,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी चल रही है। एडलवाइज मिड कैप में है, एचडीएफसी मिड कैप फंड में एसआईपी नहीं है लेकिन लमसम है। बाकी जिन फंड्स में लमसम किया है उनमें एसआईपी भी चल रही है। 40,000 की यदि एसआईपी और करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 35,000 रुपया चल रहा है, 40,000 की और करनी है तो टोटल हो जाता है 75,000 रुपीज पर मंथ। और ऐसे में जो ऑलरेडी 8,75,000 इकट्ठा हो चुका है और 75,000 रुपीज की एसआईपी होती है, तो 12 साल में करीब 2,65 लाख रुपए की आप उम्मीद रख सकते हैं। बट कविता जी थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर ये कहें कि और एडिशनल 40,000 नहीं करना है, बट कुल मिलाकर 40,000 की एसआईपी करनी है, अभी 35,000 के बढ़ा के 40,000 करना है, तो ऐसे में 12 साल में 1,57 लाख रुपए इकट्ठा होगा। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि 40,000 एडिशनल करना है, कुल मिलाकर 40,000 करना है, तो उन्होंने दोनों आंसर दे दिए हैं। जो भी हो आप समझ सकते हैं। और एचडीएफसी मिड कैप फंड और साथ में एडलवाइज मिड कैप फंड दोनों ही अच्छे फंड्स हैं। आपने एक में ऑलरेडी एसआईपी की हुई है, अगर आप एडिशनल एसआईपी कर रहे हैं तो दूसरे में भी एसआईपी की जा सकती है। और मैं आपको बताऊं 40,000 का अगर मुझे बाइफरकेट करना हो स्कीम वाइज, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपीज, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 7,500, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में 15,000, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 7,500 पर मंथ की एसआईपी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए एसआईपी अमाउंट बढ़ाने के बारे में कुछ सोचें। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है कि एक झटके में अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देना, लेकिन जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप कोशिश कीजिए अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं, और उसके मुताबिक ही, उसके तहत ही आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल के और नज़दीक पहुँच पाएंगे। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन
किया और उनको तमाम सलाह दी आज उनके पोर्टफोलियो को लेकर। और दर्शकों को भी हम छोड़े जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपके सवाल हम शो में भी शामिल करते हैं। और अगर कोई महिला अपने सवाल पूछना चाहती है और आप महिला दर्शक हैं तो विमेंस वेडनेसडे हम लेकर आते हैं हर बुधवार को। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं और हम विमेंस वेडनेसडे में आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए लाइव। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Association with SBI, the bank